अब ध्यान सुनना ताकि आप अशोक के धम्म को जस्टिफाइड कर पाओ। अशोक अपने सेकंड स्तंभ पिलर इंस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन लिखता है ऊपर, किंचु धम्मे। धम्म क्या है? ध्यान सुनना, लिखते चलो जो बोल रहा हूं। सेकंड रॉक बुक्स में नहीं है इतना डिटेल जो मैं लिखवा रहा हूं, बहुत धर्म की किताब पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक। सेकंड रॉक एडिट में, पिलर एडिट में अशोक क्वेश्चन पूछता है स्तंभ अभिलेख में, किंचु धम्मे। इसको ऐसे लिख लीजिएगा रहे तो, ताकि आपको याद है कि क्या कर रहा है वो। किंचु धम्मे। फोन बंद कर लीजिए, पता क्या इमरजेंसी। किंचु धम्मे, किंचु धम्मे। धम्म क्या है? इसका आंसर वो अपने ही अगले पिलर इंस्क्रिप्शन देता है। और क्या देता है? ध्यान सुनना। वो कहता है धम्म अल्प पाप है, अत्यधिक कल्याण है, दया है, दान है, सत्य बोलना है, पवित्र रहना है, साधुता है। इस तरह अशोक ने अपने ही इंस्क्रिप्शन में धम्म को एक्सप्लेन किया है। मैं बाबा बोल रहा हूं, अशोक के धम्म पे शॉर्ट नोट लिखने को आएगा तो आपको कम से कम पॉइंट्स पता होना चाहिए कि अशोक कब क्या बोल रहा है। उसने अपने धम्म को एक्सप्लेन किया है। धम्म क्या है वो खुद एक्सप्लेन कर रहा है अपने इसके रॉक पिलर इंस्क्रिप्शंस में। सेकंड पिलर इंस्क्रिप्शन में वो खुद से क्वेश्चन पूछा है धम्म क्या है, और सेकंड एंड सेवंथ में वो उसको रिप्लाई कर रहा है, और रिप्लाई कर रहा है कि धम्म है अल्प पाप, कम से कम गलती करना, अत्यधिक कल्याण, मैक्सिमम वेलफेयर। तीसरा बोल रहा है दया है, दान है, सत्य बोलना है, प्योरिटी है, सॉफ्ट रहना है, और साधु की तरह रहना है। ये उसने अपने धम्म को एक्सप्लेन किया है। इसमें कहीं वो नहीं बोल रहा है कि धम्म का मतलब है कि बौद्ध धर्म को फॉलो करना है, बुद्ध की टीचिंग्स को मानना है, कहीं बोला उसने क्या? ठीक, यह समझ में आई? तो अशोक के धम्म को समझना बहुत जरूरी है, और वो अपने ही धम्म को अपने ही इंस्क्रिप्शंस में क्लियर कर रहा है। यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट्स समझ में आ गया। हम और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन सेकंड में वो क्वेश्चन करता है किंचु धम्मे, एंड सेकंड एंड सेवंथ में वो रिप्लाई करता है कि धम्म क्या है। ठीक, क्लियर? हाँ। उसने क्या क्या बातें बोली हैं आगे, इसको और एक्सप्लेन किया उसने। आगे उसने एक्सप्लेन किया है, उसने कहा कि ये जो मैंने पॉइंट्स बोले, दया, दान, अत्यधिक दान, कम से कम पाप, इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे। एक काम बोलता है प्राणियों की हत्या ना करना, जो हमने यहां देखा, प्राणियों की हत्या ना करना, ये काम उसने बोला है। ठीक, कंसिडरेशन इन नॉन वायलेंस टू एनिमल्स। दूसरा बोला प्राणियों को क्षति ना पहुंचाना, मतलब मारना ही नहीं है, जान से उनको क्षति भी ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे। आगे बोलता है माता पिता की सेवा करना, आगे बोलता है वृद्धों की सेवा करना, आगे बोलता है गुरुजनों का सम्मान करना, आगे बोलता है मित्र, परिचित, ब्राह्मण और साधु के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों और नौकर के साथ अच्छा व्यवहार करना, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स। ठीक, और आगे बोलता है वो अल्प व्यय अल्प संचय, कम खर्च करो और कम बचत करो। क्लियर? अब क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें अशोक के धम्म के भीतर समाहित थी। ठीक, अशोक के धम्म का इंपोर्टेंट कंपोनेंट, उसका एक इंपोर्टेंट पार्ट है, जैसे अल्प व्यय, अल्प संचय, वृद्धों की सेवा करना और साधुओं का आदर करना।
अब आया कोड ओनली वन, ओनली टू, ऑल। तो आंसर क्या है अपना? ऑल, सभी। अल्पव्यय अल्प संचय करने में उसने कहा है कि ये भी धम्म है, ये भी धम्म है, ये भी गुण होना चाहिए आपको। ठीक, ना तो बहुत ज्यादा खर्च करो ना बहुत कम खर्च करो। ज्यादा कर दोगे तो कुछ बचेगा नहीं, और बिल्कुल नहीं करोगे कंजूस हो जाओगे तो फिर डिमांड की जाएगी मार्केट में। तो उसका धम्म जो है बेसिकली कोई धार्मिक नहीं है। मेरा कहने मतलब ये समझाने पूरा फोकस ये था कि धर्म कोई धार्मिक नहीं है, इसको किसी धर्म से मत जोड़ देना। ये जीवन जीने के लिए अ वे ऑफ लाइफ स्टाइल की बात है। अशोक का धर्म कहीं भी कोई व्यक्ति, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये वो बुनियादी बातें हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। पॉइंट्स क्लियर हैं कि अभी भी कुछ सही में आ रहा है? अब यदि आपसे कोई कहे कि अशोक के धम्म पे लघु लेख लिखिए, या मैं कहूंगा अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से प्रेरित था, या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म पर आधारित था, प्रेरित होता है, आधारित नहीं था, इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि वो सभी धर्मों के चलते हैं उसमें। ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है कि हिंसा करनी है? ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है कि माता पिता का सम्मान मत करो? तो बेसिकली अशोक का धर्म किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा है, वो सभी धर्म बात कर रहा है, लेकिन वो धर्म से एक डिग्री आगे बढ़ जाता है। वो कहता है अल्प संचय करिए, आप बहुत कम बचत करिए, आप बहुत कम अल्प संचय अल्प बचत करिए आप। ठीक, क्लियर हुआ? तो उसकी बातें जो है बहुत सारी बातों का मिला जुला रूप है। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? चलो क्वेश्चन को मेंस का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फीचर्स ऑफ अशोका धम्मा। अशोक के धम्म पे लघु लेख लिखिए, और आप थोड़ा सा इसको अशोक के धम्म की जब अपन लघु लेख लिखेंगे तो सबसे पहले ऐसा नहीं करना है उठा के सीधे ऐसे उठा के जो लिखा है उसी को लिख के आगे शुरुआत करनी है कि वाई अशोका नीड दिस टाइप ऑफ धम्मा। ठीक ना? अशोक के इस प्रकार की धम्म आवश्यकता क्यों थी? आपके आंसर की शुरुआत सुनिए। आप बताएंगे कि अशोक भारतीय इतिहास में पहली बार एक इतने बड़े साम्राज्य में रूल कर रहा है जहां पे तमाम तरह की डाइवर्सिटीज मौजूद थी। ठीक, ये डाइवर्सिटीज विविधताएं लिंग्विस्टिक, भाषाई, भौगोलिक, ज्योग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिक आदि थी। और ये जो डाइवर्सिटीज थी, विविधताएं थी, ये अशोक के साम्राज्य को विघटन करने के लिए जिम्मेदार हो सकती थी। अशोक ने इन तमाम विविधताओं को नकारते हुए अपने पूरे राज्य को एक आदर्श जीवन जीने के लिए, एक आदर्श समाज में रहने के लिए, एक वे ऑफ लाइफ और कोड ऑफ कंडक्ट और नियमों समूह दिया जिसके माध्यम से लोग विविधताओं के साथ सहअस्तित्व, को एग्जिस्टेंस को जी सकते थे। ना तो उनकी अपनी डाइवर्सिटी अलग होगी और ना वो दूसरे अलग होंगे, डाइवर्सिटी भी बनी रहेगी और यूनिटी बनी रहेगी। तो यूनिटी विद डाइवर्सिटी को उसमें एंश्योर करने के लिए इस तरह का धम्म नामक संकल्पना दी, जो कि सभी धर्मों की, या हम कहें कि एक कल्याणकारी या आदर्शवादी आइडियलिस्टिक समाज के घटक होते हैं। और ये शाश्वत मूल्य हैं, ये जितनी बातें हो रही है उसने ये यूनिवर्सल वैल्यूज लिए हुए हैं। उसने ऐसी कोई बात नहीं बोली जो यूनिवर्सल वैल्यूज से अलग हो। उसने दूसरों प्रति ध्यान रखिए, अहिंसा कीजिए, सेवा करिए, सम्मान करिए, टॉलरेंस रखिए। तो ये सारी बातें क्या है? ये सारी बातें हर युग में, हर काल में क्या है? ऑलवेज रिलेवेंट है। हमारे 21st सेंचुरी में है, यहां भी रिलेवेंट है। ठीक, 20 में थे, वहां भी रिलेवेंट थी, अशोक के समय भी रिलेवेंट थी। ठीक, और जिस सोसाइटी में जितनी डाइवर्सिटी होगी वहां पे ये पॉइंट्स उतने ही सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए काम आएंगे, बजाय पोलराइज करने के लिए। अशोक, मैंने कहा कि वो एक ऐसा शासक था जिसने पहली बार विविधता को एकता, मतलब विविध लोगों को, डाइवर्स लोगों को यूनिफाइड रखने के लिए इस तरह का एक प्लान, इस तरह का एक सिस्टम हमारी सोसाइटी सामने दिया। दैट्स वाई वो विजनरी था। वो क्या था? एक विजनरी था, विजन देखने वाला। विजनरी वाला व्यक्ति होता है जिसके पास विजन होता है चीजों को लेकर।
और उसने उसको देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, उसने उसको इंप्लीमेंट ही करवा दिया, ठीक, और सक्सेसफुली तलवार बिना उठाए उसको रूल करके दिखा दिया। जियो जीनोदो का लोगों को मैसेज एक्चुअल में कैसे होता है ये सिखा दिया। मेरे ख्याल से अब काफी हद तक अशोक के धर्म को आप समझ गए हैं, ठीक। अब इसको आप बौद्ध धर्म के साथ रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, या आप किसी और धर्म से रिलेट करके नहीं देखेंगे। ये अशोक की जो पॉलिटिकल नीड्स थी, राजनीतिक आवश्यकताएं थी, उसके द्वारा दूर करने के किए गए प्रयास के रूप में धर्म को देखेंगे। क्लियर है ना? चलिए, आज काफी लोग चाय के ब्रेक में धम्म धम्म करेंगे, है ना? तुमको क्या पता है धम्म क्या था, मैं बताता हूं। आगे चलते हैं। आगे अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या कदम उठाए, हेडिंग आइए, स्टेप्स टेकन टू स्प्रेड धम्मा बाय अशोका। स्टेप्स टेकन बाय अशोका, द मेजर स्टेप्स टेकन बाय अशोका टू स्प्रेड धम्मा। अशोक के द्वारा धम्म प्रचार के उपाय क्या किए गए बताइए, ठीक। सबसे पहले तो अभी अशोक ने धम्म यात्राएं शुरू करी। अशोक ने धर्म यात्राएं, धम्म यात्राओं की शुरुआत करी, धर्म यात्राएं करी उसने। अपने शासन के, अपने राष्ट्र तिलक के 10वें वर्ष में वो जाता है बोध गया। बोध गया ये उसकी फर्स्ट धर्म यात्रा थी, बोध गया की, ठीक। अशोक ने खुद कहा है कि पहले मैं विहार यात्राओं पे जाता था। विहार, विहार क्या होता है? शिकार। और मैं जानवरों को शिकार करता था, मुझे बड़ा एंजॉय, बड़ा आनंद आता था जानवर शिकार करने में। लेकिन जब से मेरा हृदय परिवर्तित हुआ है, अब मैं धम्म यात्रा करता हूं, विहार यात्रा नहीं करता। इन प्लेस ऑफ विहार यात्रा ही स्टार्टेड धम्म यात्रा। उसने विहार यात्रा के बजाय धर्म यात्राओं की शुरुआत करी। क्या करता था इसमें वो, क्या डिफरेंस था विहार यात्रा धर्म यात्रा में? धर्म यात्राओं के दौरान वो दान करता था लोगों को, दान करता था, ब्राह्मण साधुओं के दर्शन करता था, दर्शन करता था, और विद्वानों से मिलता था, स्कॉलर से मिलता था, उनसे क्वेश्चन आंसर, जो अपनी क्यूरियोसिटी थी, उसकी जिज्ञासाएं थी, वो पूछता था उनसे। ये उसकी धम्म यात्राएं थी, जो डिफरेंट थी पहले की विहार यात्राओं से। ये उसने एक काम शुरू किया। इस दौरान वो जिस प्लेस पे जाता था, वहां पर जैसे बौद्ध धर्म, अधिकांश स्थल ऐसे थे जो बौद्ध धर्म जुड़े हुए थे, तो वहां पे कुछ ना कुछ नया रिकंस्ट्रक्शन या टैक्स फ्री कर देना। जैसे वो गया लुम्बिनी, अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया, 10वें में सारनाथ गया, 20वें में लुम्बिनी गया। तो उसने कहा कि क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, तो मैं यहाँ पे टैक्स हटा देता हूँ, टैक्स फ्री कर देता हूँ, केवल टैक्स की मात्रा 1/8 रहेगी। इस तरह के उसने इनिशिएटिव ली है, ठीक। इसी प्रकार 14वें वर्ष में नेपाल गया वो, और नेपाल की तराई में, तराई जानते ना, तराई का इलाका जो हिमालय के बाद फुटील्स में तराई बोलते हैं। तो नेपाल की तराई में एक जगह है निगलीवा। यहां पे उसने भगवान बुद्ध का ही एक स्तूप था,
कनक मुनि एक स्तूप था, कनक मुनि स्तूप। इस स्तूप को डबल कर दिया, इसको लार्ज कर दिया, एनलार्ज के साइज का बड़ा कर दिया, इसका एक्सटेंशन कर दिया, स्तूप को एनलार्ज करवा दिया इसने, कनक मुनि स्तूप। ठीक, इसी प्रकार मैंने कहा कि लुम्बिनी गया था, इसी प्रकार बोध गया था, इसी प्रकार नगलीवा गया था, वहां कनक मुनि स्तूप को बड़ा कर दिया, उसका एक्सटेंशन कर दिया। जैसे अभी उज्जैन में आप जाएंगे तो महाकाल कॉम्प्लेक्स का विस्तार हो रहा है, आसपास की दीवार टूट रही है, तो ये काम उसने किया पहला। दूसरा उसने किया कि उसने रॉयल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, राज के अधिकारी अपॉइंट किए। राज के अधिकारी अपॉइंट किए उसने, रॉयल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, लोगों के बीच में। ठीक, रॉयल ऑफिसर अपॉइंट किए। और ये नए कैटेगरी के रॉयल ऑफिसर थे, इनका नाम था धम्म महामात। धम्म महामात नामक नए अधिकारी नियुक्त किए उसने, धम्म महामात। ये सेकंड स्टेप उसने लिया धम्म प्रचार के लिए। ये जो ऑफिसर्स थे धम्म महामात, लिख लीजिए धम्म महामात, ये उसने अपने अभिषेक मतलब राज तिलक के 13वें वर्ष में अपॉइंट किए, 13th ईयर में। इन लोगों का काम यह था कि एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रेवल करना, यात्रा करना, लोगों के बीच में जो रिलीजियस इनटॉलरेंस था, धार्मिक असहिष्णुता थी, उसे खत्म करना, लोगों के बीच में एकता स्थापित करना, टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्शंस। ठीक, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के बीच लड़ रहे हैं तो उनके बीच में एकता स्थापित करना, यह सब काम था इनका धम्म महामात ऑफिसर्स का। रॉयल ऑफिसर्स थे जो अपॉइंट किए थे अपने शासन के 14th ईयर में। ठीक, इसके अलावा उसने ये तो नहीं, ये कैटेगरी फर्स्ट टाइम उसने बनाई थी। लेकिन धम्म महामात जो ऑफिसर थे वो पहली बार अशोक के द्वारा बनाए गए, इससे पहले किसी भी राज दरबार में ऐसे अधिकारी नहीं थे। ये पोस्ट ही उसने क्रिएट की थी अशोक ने। धम्म महामात नामक पोस्ट जो है अशोक ने क्रिएट कर दी थी। इसके अलावा उसने जो अपने बाकी ऑफिसर्स थे, मंत्री वगैरह, उनको भी टूर पे भेजा कि आप जाइए धम्म का टूर करिए। देखिए, इसके अलावा तीसरे स्टेप में उसने, तीसरा जो स्टेप लिया उसने ये लिया कि अदर देन दीज धम्म महामाता, इन धम्म महामाता के अलावा जो बाकी अन्य सामान्य अधिकारी थे, राज के अधिकारी थे, उनको भेजा लोगों के बीच प्रचार करने के लिए। चौथा काम उसने किया कि पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण के कार्य किए, पब्लिक वेलफेयर वर्क किए उसने। चौथा काम यह किया धर्म को बढ़ाने के लिए पब्लिक वेलफेयर काम किए। जैसे जैसे उसने प्लांटेशन किए, पेड़ लगवाए अशोक ने, कुएं खुदवाए, अगला काम उसने किया कि रॉक इंस्क्रिप्शंस, या कहें कि इंस्क्रिप्शंस लगवाए जगह जगह, अभिलेख लिखवाए जगह जगह प्रचार के लिए। और पांचवा काम यह किया कि कि भारत के बाहर दूत भेजे, जैसे बेटी को भेजा श्रीलंका, इसी तरह स्वर्ण भूमि थाईलैंड जो आज का है वहां भेजे इसने अपने मैसेज को लेकर मैसेंजर्स। तो देश के बाहर भी प्रचार किया। ठीक, बाहर भी प्रचार किया, मिशन भेजे बहुत सारे। ये सब अशोक के द्वारा उठाए गए कदम थे
धम्म के प्रचार के लिए। ये क्वेश्चन ऐसा है, यदि में आ गया तो आप कम से कम लिख पाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कदम सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के धम्म के प्रचार के लिए उठाए गए थे? ऑप्शन एक रॉयल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए। ऑप्शन 2 धम्म यात्राएं स्वयं के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन 3 उसने अपने ही जो अधिकारी थे उनसे धम्म यात्रा करवाई। ऑप्शन 4 बाहर के बाहर विदेशों में मिशन भेजे। फिर कहेगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल। तो ऑल स्टेप्स आर टेकन बाय अशोका टू स्प्रेड द धम्मा इन इंडिया एंड इन अब्रॉड, आउटसाइड इंडिया। तो ठीक, क्लियर? चलिए, ये तो हो गया, के बाद बात है। अब हम आते हैं अशोक के अभिलेखों को पढ़ना शुरू करते हैं। अशोक के पहले हैं 14th मेजर रॉक एडिट्स। देखिए, अशोक के 14th मेजर रॉक एडिट्स हैं। 14 बृहद शिलालेख हैं जो 8 स्थान से मिलते हैं। मैसेज हैं 14, प्लेस हैं 8, ऐसा समझना है। ठीक, 14 मैसेज हैं, डिफरेंट टाइम में हमने आपको मैसेज भेजा, लेकिन प्लेसेस हैं 14, आपके 8, याद आएगा। 8 स्थानों पर 14 लेख मिलते हैं, भूलोगे तो नहीं। प्लेसेस हैं 8 और मैसेज हैं 14। 8 कौन कौन से हैं आप बोर्ड पे देखिए। मैं बात कर रहा हूं मेजर रॉक एडिट से। रेक्टेंगल जहां जहां दिखे वो सब हैं। शुरुआत करते हैं अपन। पहला है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी दिखा है, ये पहला बृहद शिलालेख है, मेजर रॉक एडिट है। दूसरा है मानसेहरा। मानसेहरा ये भी मेजर रॉक एडिट है। तीसरा है आपका गिरनार, गुजरात में। ये लिख लो, क्वेश्चन आएगा इनमें से कहां बृहद शिलालेख मिलता है। नहीं बैठे क्लास में, है ना, एग्जाम हॉल में भी, इसलिए लिख लो। ठीक, यदि चाहते हो कैसे बैठे ऑफिस में तो अभी लिख लो, नहीं तो ऐसे बैठेंगे और मम्मी पापा देखकर सुनाएंगे, पढ़ता नहीं था। ठीक, चलिए देखिए, पहला होगा शहबाजगढ़ी, दूसरा होगा मानसेहरा, तीसरा होगा गिरनार। एक होगा यूपी में कालसी। इधर धौली और जौगढ़ उड़ीसा में। धौली और जौगढ़, ठीक, धौली और जौगढ़। इधर नीचे एलागुड़ी, YERRAGUDI। नहीं देखा क्या उधर? और पीछे बैठो, कौन रोज कहता हूं इधर बैठो। अब दिख नहीं रहा है, अब ये नहीं हो रहा है। आप इधर आ जाइए, आइए। नहीं आप इधर, मैं जूम अपने आप जूम हो जाएगा, आंखें जूम हो जाएगा। उधर क्यों बैठे? मैं नहीं पूछूंगा, इधर आ जाओ। अच्छा, पंखा भी चाहिए आपको? और क्या चाहिए? फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सब अपना काम वहीं के वहीं। ठीक, ड्रायर वायर सब प्रेस वेस सब अपने कोचिंग आते से बाहर लगा लिया। वो आगे जो एडमिन एरिया है वहीं पे अपने लगे हैं, मशीन सब लगा के कपड़े सुखा रहे। ठीक, क्या बच्चे कहते हैं आते से सबसे पहले ऑफिस घुसे से मोबाइल चार्जिंग में लाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा बात है, मोबाइल चार्जिंग में कपड़े ले आते, यहाँ धो देते कपड़े, कम धोए तब डाल देते धूप में, अपने ले आते। ठीक है, ये सब भी कर लो, ये सब काम भी शुरू करें यहाँ थोड़े दिन बाद। एक से एक काम है दोनों वास्ते। नहीं वहाँ बताओ, एलागुड़ी YERRAGUDI,
ठीक, देखो अब दिखेगा, अब देखा है, अभी जूम करना पड़ेगा ना, ऐसा बड़ी। ये मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है मोबाइल पे ना, ये पीडीएफ कल ही शेयर कर दिया, आपको पता ही नहीं होगा, अपन व्हाट्सएप खोलते नहीं है, सर का काम है व्हाट्सएप का। तो ठीक, मेहनत करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। मेरा क्या है, मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा, पेपर इनको देना है, फीस दे दी तो ये पेपर देंगे देंगे, है ना। सुबह 5 बजे भेजता हूँ न्यूज़ पेपर आप लोगों को, आपकी नींद नहीं खुलती होगी, 4 बजे पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक, तब उसको भेज के बना के पीडीएफ 5 बजे देता हूँ, बच्चे तो खोल के देखते भी नहीं है, जैसे मेरे को कोई भात मिलने वाला है इसके ऊपर। ठीक, बहुत मेहनती हो, ऐसे ही करा करो मेहनत, ठीक, बच्चे पीठ ठोक दे, बहुत बढ़िया। आ गई है सोपारा, 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 ये भी एक मेजर रॉक एडिट का प्लेस है सोपारा। ठीक, 8 प्लेस मिल गए अपन को, 8 मिल गए ना। चलिए अब आते हैं माइनर रॉक एडिट्स। माइनर रॉक एडिट्स, छोटे लघु शिलालेख। और मैंने कहा था कि जो माइनर रॉक एडिट्स हैं ये बहुत जगह से मिलेंगे, स्पेशली जो आपको व्हाइट कलर के प्लेस दिखे हैं वो सब माइनर ही हैं मैप पर। सारे याद नहीं करने को, बहुत ज्यादा है, बट आपको केवल ये याद करना, लिख लीजिए बना के कि जो माइनर रॉक एडिट्स हैं, जो माइनर रॉक एडिट्स हैं, लघु शिलालेख हैं, इनमें अशोक का नाम मिलता है, अशोक का नाम मिलता है, बाकी में अशोक का नाम नहीं मिलता। केवल माइनर रॉक एडिट्स में अशोक का नाम मिलता है। 4 हैं, मास्की, गुजरा, निथुल, उद्गोलम। इनमें ही नाम मिलेगा। अब मैंने बहुत डीप करवा दिया है इसको, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, बट इसको याद कर लो आप तो काम हो जाएगा। 4 में मास्की, गुजरा, निथुल, गुजरा दतिया के पास है ना, इनमें मिलता है। इसके बाद मिलते हैं 7 पिलर एडिट्स। 7 पिलर मिलते हैं, 7 पिलर मिलते हैं। और ये जो 7 पिलर मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस, ये 6 प्लेस से मिलते हैं, 6 स्थानों से मिलते हैं। नंबर ऑफ मैसेज 7 है, प्लेसेस 6 हैं। प्लेसेस 6 हैं, ठीक। 7 पिलर, तो पिलर आपको दिखे होंगे, ट्रायंगल बना हुआ है। अब जो पिलर है ना, उन सबके ऊपर कोई ना कोई जानवर है, उसी को हमने अपना एक जो पिलर है, उसी को हमने अपना देश का नेशनल सिंबल स्वीकार किया है, ठीक। अपने पे तो कौन कौन जानवर है नेशनल में? लायन बैठे हैं कि टाइगर है? कितने दिखते हैं? 4 3? 4 है। कहीं बैल भी हैं, कहीं हाथी भी हैं, इसलिए अशोक के डिफरेंट जो पिलर हैं उनके ऊपर कोई ना कोई जानवर है, ये आप याद रखना, भूलोगे तो नहीं, ठीक। चलिए, ये जो 7 है, ये 6 प्लेस से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? 6 प्लेस से मिलते हैं। ये जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, इनको इनके ओरिजिनल प्लेस से शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, ये जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें से कुछ इंस्क्रिप्शंस को ओरिजिनल प्लेस से शिफ्ट कर दिया है। इन मुगल पीरियड, ये जो 7 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर एडिट्स हैं, और इन पिलर एडिट्स को अपने प्लेस से शिफ्ट किया है। कुछ को, सबको नहीं, कुछ को किया है मुगलों ने, मुगल रूलर्स ने। मुगल नहीं, सॉरी,
दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने किया है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने किया। जैसे आपको दिख रहा होगा दिल्ली टोपरा, दिख रहा है दिल्ली टोपरा, ये जो दिल्ली टोपरा है ये एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, दिल्ली टोपरा। ये टोपरा से लाकर इसको दिल्ली में रखा गया, टोपरा से दिल्ली लाया है, और ये काम किया है फिरोज शाह तुगलक ने, शिफ्ट कर दिया इसको, नाम ये दिल्ली टोपरा, टोपरा से दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। इस पे 7 मैसेज लिखे हैं, केवल एकमात्र यही पिलर इंस्क्रिप्शन, इस पे 7 मैसेज हैं, बाकी सब पे केवल 6 मैसेज हैं। ये जो कौशाम्बी का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको अकबर इलाहाबाद के किले में रखवाता है। इलाहाबाद के किले में रखवाता है इसको, कौशाम्बी वाला जो है अकबर इलाहाबाद किले में रखवाता है। चलिए, ये तो हो गई कुछ ब्रॉड बातें, अब किस पे कौन जानवर अपन बाद में लिख लेंगे। अभी आप अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, रॉक एडिट्स, मैं उनको पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनना, और हर एक रॉक एडिट्स में कुछ कीवर्ड है जो आपको लिख लेना है। तो हेडिंग बनाओ, अशोक के 14 रॉक एडिट्स, 14 शिलालेख। पहले वाले में कंटेंट क्या है वो देखिए, पहले वाले में ये लिखा हुआ है, मैं एकदम एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। यह धम्म लिपि देवताओं के पीदस्सी राय द्वारा लिखवाई गई है। यहां कोई जीव मार का बलिदान ना किया जाए, ना कोई समाज किया जाए, मतलब लोगों की कोई गैदरिंग करी जाए, क्योंकि देवताओं का पी राजा समाज को बुरा मानता है, पब्लिक गैदरिंग या पार्टी को बुरा मानता है। परंतु कुछ ऐसे समाज हैं जिन्हें देवताओं का पी राजा अच्छा मानता है, मतलब संतों की यदि बैठक होगी तो अच्छा है, बट लोग बैठ के वहां पे नॉनवेज खा रहे तो गलत है। आगे लिखा है, पूर्व में देवताओं के पी राजा पीदस्सी की पाकशाला, मतलब किचन में 100 जीवों का वध किया जाता था, पर अब जब से वह धम्म लिपि लिखवाई गई है, मतलब जब से ये मैसेज लिखवाया उन्होंने, उनकी पाकशाला के लिए मात्र 3 जीव मारे जाते हैं, 2 मोर 1 हिरण। पर अब हिरण भी प्रतिदिन नहीं मारता, इन 3 जीवों को भी भविष्य में हत्या नहीं की जाएगी। तो यदि आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट शिलालेख में बेसिकली किस बात की बात करी गई है, नो और इसको अपन लें, वो बेसिकली अपने खुद के द्वारा पशु हत्या को बंद करने की बात डिक्लेयर कर रहा है, और ये काम वो कह रहा है कि ग्रेजुअली होगा, एकदम नहीं होगा कि कल सुबह से मैं नहीं करूंगा ऐसा, ठीक। तो उसमें लिखा है कि अभी हम 3 को मार रहे हैं, पहले 100 को मारते थे, और 3 को भी आगे भविष्य में बंद कर देंगे। तो आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट लिख लो कि यहाँ पर फर्स्ट इंस्क्रिप्शन में बेसिकली या फर्स्ट रॉक एडिट्स में जीव हत्या, एनिमल किलिंग फॉर कुकिंग पर्पस की बात करी गई, जिसको हम बंद कर रहे हैं ग्रेजुअली। पाकशाला में जीव हत्या की बात कर रहे हैं, जिसको ग्रेजुअली बंद कर रहे हैं, ये लिखा है फर्स्ट वाले में, ठीक। अब पढ़ते हैं दूसरा। ये जो रॉक एडिट्स हैं, ये जो एडिट्स हम ध्यान से देखो, मैंने इस मैप में लाइन से इनको चारों तरफ घेरा गया है। ये इसलिए जानना जरूरी है कि इस लाइन के इधर, इधर और इधर ये अशोक के एम्पायर के पार्ट नहीं थे। तो अब अशोक के दूसरा लेख को पढ़ेंगे तो हम इधर के बारे में उसकी क्या सोचो जानेंगे। दूसरा लिखता है कि देवताओं के प्रिय राजा, क्योंकि सब जगह देवताओं का प्रिय है वो, उसने केवल 4 ही नाम लिखा है। तो लिखा है देवताओं के प्रिय राजा पीदस्सी के राज्य में सब स्थान और समीवर्ती राजा या पड़ोसी राजा जैसे चोल, पांड, सतीपुत्र, केरलपुत्र, तामपाणी, यमन राजा, यमन मतलब फॉरेनर्स, अनियोग और उसके पड़ोसी राज्यों में सब स्थानों पर देवताओं के प्रिय ने 2 प्रकार के अस्पतालों का प्रबंध किया है, मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा। तो सेकंड में यदि हम पढ़ते हैं तो हमें अशोक के जो कंटेम्परेरी रूलर्स थे नेबरिंग, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली रिमोट साउथ एंड
यूनान, ग्रीक, उसने उनके नाम लिखे हैं, किनके? एम्पायर्स के, और कहा है कि मैंने अपने यहाँ तो किया ही किया वेलफेयर, इनका ही वेलफेयर करवा दिया है, इनके यहाँ भी 2 प्रकार के अस्पताल खुलवाए, एक आदमी के लिए, एक जानवर के लिए। अब दो कितना विजनरी आदमी है, कितना विजनरी आदमी है कि उसने उस जमाने में मेडिकल डिप्लोमेसी प्रमोट करी, जिसको हमने आज वैक्सीन मैत्री का नाम दिया। बस है, इसी को हमने क्या किया? वैक्सीन मैत्री। अफ्रीका को भिजवा देंगे वैक्सीन, उनको भिजवा देंगे वैक्सीन, ये काम उसने उस जमाने कर दिया। ठीक, आगे लिखता है मनुष्यों पशुओं के लिए उपयोगी औषधि जहां नहीं है वहां मंगाकर लगवाई गई है, वो पेड़ लगा दिए जो उनके लिए जरूरी है, और जहां जहां फल और मूल नहीं होते वहां उन्हें भी मंगा के लगवाया गया है। मार्गों में मनुष्यों पशुओं को उपयोग के लिए कुएं खुदवाएं, पेड़ लगवाएं, छांव में बैठो, पानी पियो और फिर आगे बढ़ो। ठीक, तो सेकंड रॉक एडिक्ट्स को पढ़ के आप क्या समझ पा रहे हैं? किस तरह का व्यक्ति अशोक? यदि कोई बोले कि क्या इसको पढ़ के क्या लगा, क्या वो एक प्रगतिशील व्यक्तित्व है? क्या वो बाहरी अपने देशों से संपर्क, विदेशी संबंधों को प्रायोरिटी दे रहा है उस जमाने में, और उनके साथ अपने फ्रेंड रिलेशन को मजबूत करने के लिए वहां पे मेडिकल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है वो? ठीक, ये मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं, लिखो ये पॉइंट्स। आपको अशोक के व्यक्तित्व को बताने में यदि कोई क्वेश्चन आता है, ठीक, कि अशोक की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करना है, तो ये उसके इंस्क्रिप्शंस ही हैं जिनसे हम उसके व्यक्तित्व जान सकते हैं, कैसा व्यक्तित्व उसका, कैसी पर्सनैलिटी उसकी। ठीक, क्लियर? अब मैंने तो डीप पढ़ा दिया कि 2-4 दिन अशोक घूमेगा दिमाग के अंदर, लेकिन इससे यह है कि इस सेक्शन से यदि कोई क्वेश्चन आया, यदि आपको कोई क्वेश्चन लिखना है, ऐसे लिखना है, उसमें भारत के कल्चर को लिखना है, तो ये पॉइंट्स आपको बहुत मदद करेंगे बताने के लिए कि किस तरह का इंडियन कल्चर रहा है। ठीक है ना? वाई वी आर कॉल्ड अशोक द ग्रेट रूलर, ये है ग्रेटनेस उसकी। ठीक, उस जमाने में उसका विजन है पड़ोसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तीसरा, अब लेख पढ़ रहा हूं, देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहता है कि अपने अभिषेक के 12 वर्ष मैंने आदेश दिया कि मेरे राज्य में सर्वत्र 3 अधिकारी युक्त रज्जुक प्रादेशिक प्रति 5 वर्ष अन्य कार्यों के साथ साथ धर्म अनुशासन बताने के लिए भी देश में दौरा करेंगे। अभी उसने नए ऑफिसर बनाए, वो कह रहा है कि देखिए जो धर्म का मैसेज है अकेला मैं लोगों तक दूंगा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप ट्रेवल करते हो, कभी उज्जैन जाते हो, कभी कहीं जाते हो, और वहां पर टैक्स कलेक्ट करते हो, तो टैक्स कलेक्शन के साथ वहां के लोगों को धर्म की बातों से भी आप इंट्रोड्यूस करवाओ। आप बताओ कि माता पिता का सम्मान करना धर्म होता है, आप बताओ कि दूसरे धर्म की बात स्वीकार करना अच्छी बात होता है। तो ये बात उसे लिखी है, और उसने 3 अधिकारियों का नाम लिखा है इसमें। 3 अधिकारी हैं, युक्त, राजुक, अपराधीशिक। वो कहता है कि ये मेरे जो अधिकारी तीनों, ये बेसिकली टूरिंग जॉब पे हैं, टूर करते हैं, आफ्टर एवरी 5 ईयर ये इलाकों में दौरा करते हैं, और इनके कुछ ऑफिशियल वर्क हैं। मैंने इनसे कहा कि ऑफिशियल वर्क करो, साथ में अन्य कार्य के साथ साथ धर्म अनुशासन बताने के लिए भी लोगों के पास जाओ, उन्हें बताओ। और वो कह रहा है क्या बताओ? माता पिता की सेवा करना, मित्र परिचित आदि का सम्मान करना, अल्प व अल्प संचय करना। ये उसने दूसरे में कहा। ठीक, तीसरे में ठीक, समझ में आ गया? चौथे में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चौथे में वो ये कहता है कि मैं धर्म यात्राएं शुरू कर दी है, विहार मैंने बंद कर दिए हैं, धर्म यात्राओं पे मैं जाता हूं, विहार मैंने बंद कर दिए, ऐसा वो चौथे में कहता है। 5वें में सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है उसका वो ये है कि वो ये कहता है कि मैंने अब एक नया ऑफिस अपॉइंट किया, नाम है धम्म महामाता। धम्म महामाता, धम्म महामाता। और ये ऑफिसर जो है धम्म महामाता, ये डेडिकेट है केवल धम्म के एस्पेक्ट के लिए।
धम्म महामात्र केवल धम्म के एस्पेक्ट के लिए डेडिकेट है। पहले वो अपने अधिकार काम करता था, उसने बाद में एक अलग से कैडर ही बना दिया जिसका काम था कि केवल धम्म को लोगों के बीच में फैलाना। ठीक। 6वें में वो बोलता है 6 नंबर में कि मैं कभी भी कहीं भी हूं, मुझे प्रजा के कार्यों के बारे में सूचना दी जाए, चाहे मैं शयन कक्ष में सो रहा हूं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं। यदि कोई भी आदमी कोई कंप्लेंट लेके आता है तो मुझे तुरंत बताई जाए। ये 6 में उसने बोला है। इस तरह से 6वें अभिलेख से उसका कंप्लेंट रिडर्सल मैकेनिज्म दिखता है ना। 6वें में 7वें में वो ये कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग, सभी रिलीजियस सेक्शन एक दूसरे प्रति टॉलरेंस रखें। सभी रिलीजियस सेक्शन एक दूसरे प्रति टॉलरेंस रखें। 7वें में उसने कहा है। 7th में कहा है टॉलरेंस अमंग ऑल द रिलीजियस सेक्शंस। सभी धर्म एक दूसरे की बातों को सुने, लड़े नहीं कि मैं सही हूं आप गलत हैं, ये उसने कहा है। ठीक। 8th में वो अपनी धम्म यात्रा बताता है कि मैं अभी गया हूं बोध गया। 8th में वो बोध गया की बात करता है। 9th में फेस्टिव गैदरिंग की वो आलोचना करता है। कहता है कि ये जो आप इकट्ठे होते हो, एक्सपेंसेस करते हो, ये मत करो। मीनिंगलेस सेरेमनीज और रिचुअल्स की बात करता है वो। मंगल कार्य का कोई फल नहीं होता, पर धम्म मंगल का बहुत फल होता है। पैसा वेस्ट मत करो, ये बोलता है वो अपने 9th इंस्क्रिप्शन में। मीनिंगलेस सेरेमनीज और रिचुअल्स की बात करता है। ठीक। 10th में वो कहता है कि वो जो कुछ भी पुण्य काम कर रहा है वो सब परलोक के लिए कर रहा है ताकि प्रजा को पुण्य मिले। इलेवेंथ में वो कहता है यदि कोई दान देखा जाए तो बेस्ट दान है धम्म का दान, धम्म का दान करना। बाद में एक बार फिर वो कहता है कि सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करो, अपमान मत करो। और 13th में वो कलिंग वॉर की जानकारी देता है। उसे लिखा कि 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया मैंने, 1 लाख को मार दिया और कलिंग को जीत लिया, लेकिन अब नहीं कुछ करूंगा। 14th लास्ट इंस्क्रिप्शन वो कहता है वो सब छोटा यही लिखा है इसमें। वो लिखता है कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक चीज नहीं लिखवाई गई। ठीक, मेरा राज्य बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से लेख लिखवाए गए हैं और आगे भी लिखवाऊंगा। इससे कुछ बातें मधुता कांड बारंबारता लिखवाई, मतलब कुछ बातें बार बार लिखवाई हैं क्योंकि वो जरूरी हैं जिससे लोग उसको फॉलो करें। संभव है
देश के अपरिचित होने कांड या संक्षेप करने में या लिपिका की भूल से कुछ अपूर्णता रह गई हो। मतलब लास्ट वाले में वो लोगों से माफ़ी मांग रहा है कि जरूरी नहीं है कि सारे मैसेज आ गए हों 14th में, लेकिन मैंने कोशिश करी कि सभी जगह सब तक का मैसेज लोगों को दूँ। कुछ मैसेज रिपीटेशन के लिए हैं, लेकिन वो इसलिए हैं ताकि बार बार मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ, समझाइश दे रहा हूँ कि इन बातों को फॉलो कीजिए, ये बहुत असेंशियल लाइफ के लिए। इस तरह अशोक के 14 अभिलेख हमने जाने। अब यदि कोई कहे कि अशोक के 14 बृहद शिलालेखों की विषय वस्तु पर एक लघु लेख लिखिए, लिख लीजिए, या अशोक के 14 शिलालेखों की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए। अशोक के 14 बड़े जो बृहद शिलालेख हैं उसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द इंपोर्टेंट पॉइंट्स या कंटेंट ऑफ 14th अशोकास मेजर रॉक एडिट्स। थ्रो लाइट ऑन। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आ गया तो पता नहीं क्या आदमी लाइट डालेगा। ठीक, मोबाइल लेके बैठाया, डालता हूँ सच लाइट, बहुत प्रकाश आ रहा है। ठीक, एग्जाम हॉल में तो प्रकाश की लाइट मोबाइल लाउंड नहीं होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन यदि आ गया तो अब इस इतना पढ़ने से क्या फायदे होंगे। अब यदि कोई कहे कि अशोक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए, तो उसके अभिलेखों का आधार पर आप कौन मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि अभिलेख क्या दिखा रहे हैं, अभिलेख उसकी क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं पूरी कहानी पढ़ने के बाद। अभिलेख एक तो उसकी वेलफेयर पॉलिसीज को दिखा रहे हैं, उसकी फॉरेन डिप्लोमेसी को दिखा रहे हैं, और प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखा रहे हैं, और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और क्या बात कर रहा है वो, इनटॉलरेंस के प्रति जो सोच है उसकी वो दिखा रहे हैं। अपने समाज में जो भिन्न भिन्नताएं हैं उनको लेकर चिंतित है वो, बार बार बोल रहा है कि सभी दूसरा सम्मान करो, सभी सम्मान करो, एक साथ रहो। तो डाइवर्सिटी को कम करके यूनिटी के लिए प्रयास डाल रहा है, ये उसकी सोच का एक पहलू और हमें दिखाई देता है। और क्या दिखता है आपको, और क्या दिखता है, यदि कोई कहे इतनी पॉइंट लिख ली है, कुछ दिख नहीं रहा है अपन को, और उसकी नॉन वायलेंस पॉलिसी यहाँ दिखाई दे रही है, और नॉन मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, अपने स्वयं के प्रयासों से प्योर लाइफ को जीना है। और ये सब पॉइंट्स ये लिखने आएंगे, यदि आ गए ना फिल्म्स के ऑप्शन में कि अशोक के दम से, और सबसे कहते हैं कि जो उसका फैलाव है जिन जगह वो दिखता है कि वो उसका टेरिटरी था। इन अभिलेख, भाई यदि मुझे मैसेज देना है तो किनको देना है, यदि मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं आपसे कनेक्शन, आपको ये पढ़ाऊंगा ना, अब भाव को चिल्लाऊंगा, आपको मैसेज कैसे आएगा। तो ऑब्वियसली जहां जहां उसने मैसेज लिखे वो क्या था, उसका पार्ट ऑफ एम्पायर था। तो एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर के जानने के लिए भी एक अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अभिलेख ये भी दिखाते हैं कि भाषा का विकास कितना अच्छा हो गया है। देखिए, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक बड़ी चीज होती है। अशोक के अभिलेखों में हम उसके कम्युनिकेशन का तरीका देख रहे हैं कि वो कितनी मैच्योर बात कर रहा है। ये क्या दिखाता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषाई विकास। ठीक, भाषा के विकास के अलावा उसकी खुद की मानसिक समझ, कितने सरल भाषा में उसने आखिर में कह दिया कि देखो मैंने सारे में सब लिखा था, कुछ लिमिटेशन मेरी, कुछ भूल हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश करी है। ठीक है ना। हम लोग भी जब कहीं आते हैं, जब दूर होते किसी से हटते हैं तो बोलते हैं यार भूल चूक माफ करना, कोई बात हो गया तो भूल जाना। ठीक है ना। तो वो उस तरह की बात वो जमाने कह के चला गया। क्लियर। और क्या दिखता है, सोसाइटी के प्रति जो उसका प्रजापति जो प्रजा के लिए समर्पित करके रखा है, डेडिकेशन है ना, एक आदर्श शूर क्या होता है। अब समझ में आया कि अशोक क्यों महान था। ठीक, और ये सब चीजें कब करी उसने, जब दुनिया को इस्लाम में उदाहरण नहीं था। पहला उदाहरण खुद स्वयं। ठीक है, लिख पाओगे, ये सारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग करो, इनके आंसर लिखो, और इस कंटेंट को केवल हिस्ट्री तक नहीं रखना है, ऐसे में भी इनको इस्तेमाल करना है, इंटरव्यू में भी इस्तेमाल करना है, जहां भी आपको लगे ये कंटेंट ऐसे हैं जो रिच कंटेंट है। ठीक, यही टॉपिक जब मेरे को भी बोला गया प्लीज जल्दी मुझे पढ़ाना है, तो मैंने इस टॉपिक को 2 दिन पढ़ा, 1 दिन पढ़ा दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अब आप डीप टाइम है अपने पास, क्वालिटी ऐसी जाए
कि आपको लगे कि हमने इसको, अब आपको दोबारा छूना ही पड़ेगा टॉपिक, ठीक, पूरा ढंग से कंटिन्यू, क्योंकि फिल्म्स और मीन्स अलग नहीं, टाइम है अपने पास, तो अब चाहिए और डीप करो हर चीज़ के हिसाब से, क्लियर। अब मैं कल से क्वेश्चन पूछूंगा किस अभिलेख में क्या है, और मैंने पूरे अभिलेख में शॉर्ट लिखा है, आपको यदि पढ़ोगे तो बड़े बड़े अभिलेख है ये, मैंने कोई बात लिखा दी जहाँ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आज का तो बहुत है, इसके आगे हम कल शुरू करेंगे, धन्यवाद।